चलिए देखिए, पिछले 2 क्लासों में हम प्राचीन इतिहास के स्रोतों का अध्ययन किए थे। आज से आपका मेन टॉपिक चालू होगा पाषाण काल। पाषाण काल, पाषाण काल को ही हम क्या कहते हैं? स्टोन एज कहेंगे। स्टोन एज, स्टोन एज, पत्थरों का युग, इसको हम पढ़ेंगे। पाषाण काल पढ़ने से पहले सबसे पहले मानव के विकास के बारे में जानेंगे। आखिर किस तरह से पृथ्वी पर मानव का उद्भव हुआ, नहीं फिर तो देखेंगे कि मानव का विकास कैसे कैसे हुआ, मानव का विकास होने का क्रम क्या रहा। उसके बाद उन लोगों ने सबसे पहले पत्थरों का अपना उपकरण के तौर पर प्रयोग किया और उसी प्रकार से मनुष्य की जो सभ्यता थी, मानव सभ्यता थी, आगे की ओर बढ़ती गई। तो जानते हैं पृथ्वी का आयु, पृथ्वी का आयु 4 अरब 60 करोड़ वर्ष है। 60 करोड़ वर्ष है। इतना साल पहले सबसे पहले पृथ्वी बनी। नहीं, ज्योग्राफी में हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में आपको पृथ्वी के बारे में बताया था, किस प्रकार से इस गोले का निर्माण हुआ था। तो 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी का निर्माण होने के बाद इस पर जीवों की उत्पत्ति हुई। जीव पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, ये अवधि रहा जब मतलब कि जीवों का उत्पत्ति हुआ पृथ्वी पर। या बताया जाता है कि सबसे पहले जल से मछली का जन्म हुआ था, मछली का उद्भव हुआ था और उसी प्रकार से कई प्रकार के जीव जंतुओं का उत्पत्ति हुआ। उसके बाद फिर मनुष्य आएगा। मनुष्य की उत्पत्ति होने में काफी समय लगा। कहा जाता है कि मनुष्यों की उत्पत्ति जो हुआ वह स्तनपायी जीवों से हुआ था। मानव की उत्पत्ति स्तनपायी जीवों से हुआ था जिसे प्राइमेट कहा जाता है। प्राइमेट मतलब जीवों का एक समूह है ना। स्तनपायी हम जानते हैं, मानव क्या स्तनपायी है। उसमें एक प्राइमेट एक जीवों का समूह है। इस प्राइमेट के अंतर्गत या प्राइमेट में वानर, लंगूर, वन मानुष और छाछुंदर को शामिल किया जाता है। शामिल किया जाता है। मतलब कि हम मानव का उत्पत्ति कौन सा समूह से हुआ था? प्राइमेट समूह से हुआ। इसी प्राइमेट समूह में वानर, लंगूर, वनमानुष, छाछुंदर वगैरह आते थे। तब जानते हैं कि हम लोग का पूर्वज जो क्या थे? बंदर थे। मानव से मनुष्य का जो वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हो, मानवों के अंतर्गत ही वो विकसित हुआ, विकास हुआ। तो इतिहासकारों ने खोजना प्रारंभ किया कि सबसे पहले वो कौन सा काल था जहां मनुष्यों का स्वरूप देखने को मिला। मानव सम या होमिनिड जिसको कहते हैं, उसका स्वरूप देखने को मिला, जहां पर मानव स्वरूप प्रकट हुआ वो काल। तो कहा जाता है कि पूर्वी ऑस्ट्रोसीन युग और प्लाइस्टोसीन युग के प्रारंभ में मानव शब्द होमिनिड
होमिनिड का प्रादुर्भाव दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में हुआ था। ठीक है। अभी तक के खोज से यही ज्ञात हुआ है कि मानव का जो पहला स्वरूप देखने को मिला है कौन सा युग में? पूर्वी प्लायोस्टीन युग में और प्लायोस्टीन युग में हुआ था। ठीक है। अभी कहेंगे कि ये क्या है? पूर्वी प्लायोस्टोसीन युग, अब प्लायोस्टोसीन युग। तब देख रहे हैं पृथ्वी की कुल आयु कितनी है? 4 अरब 60 करोड़ वर्ष है। पृथ्वी की कुल आयु 4 अरब 60 करोड़ वर्ष है। तो इस समय अवधि को कई भागों में, कई कालखंडों में बांटा गया है। उसी में से एक कालखंड कौन है? पूर्व प्लायोस्टोसीन युग है। दूसरा क्या है? प्लायोस्टोसीन युग है। नहीं, तो सबसे पहले इस युग में आकर पहली बार मानव सम या होमिनिड देखने को मिला है। मतलब कह सकते हैं कि मानव का स्वरूप देखने को यहाँ मिला। ठीक है। ये उसके बाद धीरे धीरे समय बढ़ता गया। एक वर्ग समय आएगा होलोसीन युग में धीरे धीरे शिकारी और खाद्य संग्राहक होमो सेपियंस का उद्भव हुआ। नहीं, तो होमो सेपियंस जो था, ये होमो सेपियंस आधुनिक मानव नहीं, मानव का बनने की जो प्रक्रिया था, चरण था, उस चरण में सबसे जो अंतिम जो चरण था मनुष्य के बनने का, वो कौन था? होमो सेपियंस। आप पढ़े होंगे कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस जाकर के होलोसीन युग में बनेगा। और यहाँ लोग अब क्या करना शुरू करेंगे? शिकार करना शुरू करेंगे और एक खाद्य संग्राहक बनेंगे। मतलब खाद्य पदार्थों को जमा करके रखना प्रारंभ कर देंगे और यहीं से मनुष्यों का विकास कार्य शुरू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, ये प्रारंभ हो जाएगा। इसको उतारिए और फिर आगे हम देखते हैं। आगे देखेंगे मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं। मानव का विकास कई चरणों में, कई अवस्थाओं में हुआ है। उन्हीं अवस्थाओं को देखेंगे क्या कैसे हुआ। तो मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं को अधोलिखित भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए क्या क्या है। मानव विकास की जो पहली अवस्था फर्स्ट, उसको रामा पीथेकस कहा जाता है। रामा पीथेकस, ये पहली अवस्था हो गया। ठीक है। इसका प्रमाण हमें मिलता है कहाँ? तो भारत में शिवालिक श्रेणी से 80 लाख वर्ष पूर्व होमिनिड का प्रमाण मिला है।
होमिनिन का मतलब कि मानव का प्रमाण, मानव का प्रमाण यहां से मिलेगा। ब्रीड का प्रमाण मिला है जिसे जिसे रामापिथेकस मानव नाम दिया गया, नाम दिया गया, नाम दिया गया। तो भारत में सबसे प्राचीन जो मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कहां से मिलेंगे? भारत शिवालिक श्रेणी से मिलेंगे। वो जो मानव था उसका नामकरण भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया, उसका नाम रखा गया रामापिथेकस, या जो 80 लाख वर्ष पूर्व ये सबसे प्राचीन मानव अवशेष है, मानव का प्रमाण है। उसके बाद दूसरा जो समय आएगा, दूसरा जो काल, दूसरा जो चरण था मानव के विकास का, उसे हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस नाम दिया गया। दूसरा जो अवस्था है उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस नाम दिया गया है, नाम दिया गया। ठीक है, अब इस युग में देखिए, ठीक है, रामापिथेकस युग में कहा जाता है कि मानव का जब उद्भव हुआ तो जल से उद्भव हुआ तो नदियों किनारों वृक्षों पर रहते थे। कहां रहेंगे? नदियों किनारे वृक्षों पर रहेंगे। तो उनकी बॉडी की संरचना कैसे होगी? हाथ और पैर मतलब सब बराबर था। बानर जब भी जैसे देख रहे हैं हाथ पैर दोनों का प्रयोग किस लिए? चलने के लिए करता। तो पहली बार पेड़ पर रहने वाले जो मानव थे वो रामापिथेकस युग के ही माने जाते हैं कि इसी चरण में वो पेड़ों से उतर करके कहा मैदानी भागों में आ गए, मैदानी भागों में आ गए और अभी भी हाथ पैर का प्रयोग करते थे। उसके बाद दूसरा जो चरण आया उसको कहा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस। अब इस युग में मानव क्या थे? यह मानव यह सीधा चलने वाला, सीधा चलने वाला प्रथम मानव था, प्रथम मानव था। मतलब इस अवस्था से मानव क्या करेगा? सीधा चलना शुरू करेगा, अपने पैरों के बल पर चलना शुरू करेगा। और यह मानव पत्थरों के औजार का प्रयोग करता था। मतलब इतना समझ में आ गया कि हमें हथियार बनाना होगा, औजार बनाना होगा, उपकरण बनाना होगा। वो कैसा भाई? पत्थरों का, दिनों ने पत्थरों का उपकरण बनाया। इसी मानव को पाषाण संस्कृति का पूर्वज माना जाता है। यह मानव हमारे पूर्वज में जो कौन सा संस्कृति का? पाषाण संस्कृति का। मैंने पत्थरों का उपकरणों का प्रयोग करना यहाँ पर इस मनुष्य ने वो सीख लिया। उसके बाद फिर तीसरा चरण आएगा मानव विकास का। फिर अगला जो चरण आएगा वो था होमो इरेक्टस। यह चरण आएगा। इस चरण में मानव ने क्या किया? यहाँ इस मानव को अग्नि का ज्ञान था। यहां पर लोगों को आग का ज्ञान हो जाएगा। जहां एक आग चीज भी होती है, अग्नि का हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। तो होमो इरेक्टस प्रकार का जो मानव था, इसी ने सबसे पहले अग्नि के बारे में पता किया, आग के बारे में पता किया। और इसकी जो खोपड़ी था, सर का जो हिस्सा था, यह अभी तक इन लोगों का जो सर मिला है, सर तो सब थुथुमदार मिला है, मतलब आगे की ओर निकला हुआ भाग मिला। यहाँ सब खोपड़ी में लोगों का गोलाकार आना शुरू हो जाएगा। इस मानव के खोपड़ी का स्वरूप पूर्व के मानव से गोलाकार था। यहाँ अब यहाँ गोलाई सर में देखने को मिलेगा, यह आ जाएगा। चलो इसको लिखो।
पूर्व प्लायोस्टेसिन काल में हुआ था। वहां पर मानव का क्या हो गया, प्रादुर्भाव हो गया, उदय हुआ। उसके बाद मानव के विकास का होने की जो चरणीय अवस्थाएं हैं स्वरूप देकर के, जलवायु, भौगोलिक अवस्थाएं, उपकरणों, इन सब के आधार पर मानव के जो स्वरूप में जो परिवर्तन आया, उसी परिवर्तन के आधार पर हम मानव के विकास के चरण का आकलन की गणना की। तो सबसे पहले हम जो गणना करते हैं, बताते हैं कि रामापिथेकस जो मानव था, यह सबसे पहले समतल भूमि पर आकर रहना शुरू किया। पैरों से उतरकर कहां, समतल भूमि पर आकर रहना शुरू किया। तो यह जो था ये 80 लाख पूर्व था। इसका प्रमाण हमें शिवालिक श्रेणी से भी भारत में प्राप्त होता है। ठीक है, रामापिथेकस का मानव का नाम है, मानव का नाम हम देंगे। जैसे हम अभी आधुनिक मानव कहलाते हैं, अभी हम क्या कहते हैं, आधुनिक मानव कहलाते हैं। उसके बाद उसके स्वरूप में परिवर्तन देखने को लगा, शरीर में परिवर्तन आया। पहले मुंह का आकार कुछ और था, अब मुंह का आकार कुछ और हो गया। तो उसके आधार पर फिर दूसरा वर्ग बनाया गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस, ये बनाया गया। यह मानव जो था सीधा चलने वाला प्रथम मानव था। जब ये सीधा चलेगा मतलब अपने हाथ का प्रयोग चलने के लिए नहीं करेगा, अब चलने के लिए किसका प्रयोग करेगा, सिर्फ और सिर्फ पैरों का प्रयोग करेगा। और यही पहला मानव था जो पत्थरों का औजार तैयार करेगा। ठीक है, इसका औजार, पत्थरों का औजार का प्रयोग करेगा। इसी मानव को हम पाषाण संस्कृति का पूर्वज मानते हैं। यही से मतलब कि ये लोग पत्थरों का औजार उपकरण के तौर पर प्रयोग करना शुरू करें, मतलब उनमें बुद्धि का विकास हो रहा है, वो सीख रहे हैं। उसके बाद फिर आएगा होमो इरेक्टस। इस मानव को अग्नि का ज्ञान था, आग का, कि आग जलाया कैसे जाए, आग के बारे में ये लोग जान गए। मतलब अभी तक रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस, ये लोग आग के बारे में जानते नहीं थे। आग के बारे में कौन सा मानव जानेगा, होमो इरेक्टस, है ना, इरेक्टस मानव जानेगा। इसी को अग्नि का ज्ञान हुआ। इस मानव के खोपड़ी का स्वरूप पूर्व के मानव से गोलाकार नहीं, आज हम लोगों का खोपड़ी कैसा, गोलाकार है, देखे होंगे गोलाकार। तो यह मानव का जो खोपड़ी देखा है ना, पूर्व के मानवों से गोलाकार था, मतलब परिवर्तन आ गया। पहले के मानव जो था वो ठुठुंदार था, लेकिन अब नहीं, अब परिवर्तन देखने को मिलना शुरू हो गया। इस मानव के खोपड़ी का स्वरूप क्या था, गोलाकार था। नर्मदा घाटी के हथनौरा, भारत के मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी है, उसी में एक स्थल है हथनौरा। हथनौरा से मानव का अवशेष प्राप्त हुआ है। यहाँ से भारत में पहली बार मानव का अवशेष हम लोग कहां से प्राप्त करेंगे, नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त करेंगे। उसी जगह का नाम है हथनौरा, यहीं से प्राप्त करेंगे, प्राप्त हुआ था, जिसे होमो इरेक्टस के अंतर्गत रखा गया। लेकिन बाद में लोगों ने उसका और शारीरिक परीक्षण किया। परीक्षण करने के बाद बताया कि नहीं, यह किस काल का था, आद होमो सेपियंस मानव था, आद होमो सेपियंस मानव। तो यहां तक हमने विकास कर लिया। अब आगे देखिए, तो होमो सेपियंस ये पांचवा मानव और सबसे विकसित मानव। मानव का वास्तविक जो पहला प्रारूप आपको देखने को मिलेगा, कहां मिलेगा, होमो सेपियंस। हमारे पूर्वज होमो सेपियंस, मानव का वैज्ञानिक नाम भी हम क्या बताते हैं, होमो सेपियंस बताते हैं। यह मानव का आधुनिक रूप था। इसका उद्भव या उत्पत्ति आप कह सकते हैं 40,000 ईसा पूर्व से 30,000 ईसा पूर्व में माना जाता है। होमो सेपियंस मानव को पहली बार भाषा का ज्ञान, मतलब यहां से लोग बोलना सीखेंगे। एक मतलब कि समुचित जो कहा जाता है, एक निश्चित जो लैंग्वेज का प्रयोग अब ये लोग यहां से करना शुरू करेंगे। नहीं, भाषा के यहां से ये प्रयोग करना अब शुरू हो जाएगा। इस मानव ने क्या किया, कृषि विज्ञान और तकनीक का प्रयोग करके स्वयं को वातावरण के अनुकूल ढाले। होमो सेपियंस का निकटतम जो पूर्वज था क्रो-मैग्नस। कौन, क्रो-मैग्नस। अब होमो सेपियंस को भी कई वर्गों में बांटेंगे, उसमें क्रो-मैग्नस जो है ये होमो सेपियंस का सबसे निकटतम पूर्वज था। तो मानव विकास की यही 5 अवस्था एक बार फिर से सबको रिकॉल हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। देखा 5 देखा। पहला इसको हम क्या नाम दिए, रामापिथेकस। दूसरा ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस। तीसरा आया होमो इरेक्टस। उसके बाद फिर चौथा आ जाएगा निएंडरथल। और फिर 5वां होमो सेपियंस।
ये 5 अवस्थाएं हैं। सबसे पहले जो भारत में मानव का जो अवशेष मिले हैं उसको क्या नाम दिया गया? रामापिथेकस नाम दिया गया और यह शिवालिक श्रेणी में पाया गया। उसके बाद फिर आया ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस। यह जो मानव था, इसी मानव ने सबसे पहले पत्थरों का अपने उपकरण के तौर पे प्रयोग किया, इसलिए इस मानव को पाषाण संस्कृति का पूर्वज माना जाता है। यहीं से किसका प्रयोग शुरू हो जाएगा? पत्थरों का प्रयोग शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर आया होमो इरेक्टस। यह जो मानव था ये आग जलाना जानता, आग का प्रयोग करना जानता था, है ना। ये आग का प्रयोग ये जानता था कि आग का प्रयोग कैसे हो, आग का ज्ञान इससे हो गया था। और इस मानव को ही खाद्य संग्रह कहा। खाद्य संग्रह मतलब यहाँ से ये अनाज इकट्ठा करना शुरू कर देगा, या क्या करता था? पत्थरों का औजार के रूप में, पत्थरों का उपकरण। ये लोग पत्थरों का उपकरण बनाते थे, पत्थरों को उपकरण के तौर पर प्रयोग किए, इसलिए इनको क्या कहा गया कि पाषाण संस्कृति का पूर्वज नाम दिया गया कि पाषाण संस्कृति का पूर्वज थे। और ये लोग क्या करेंगे? आग का प्रयोग करेंगे, खाद्य संग्राहक थे। मतलब इसके पहले ये लोग आखेटक थे। आखेटक मतलब शिकार करके अपना भोजन करते थे। नहीं, यहाँ से ये लोग अब खाद्य संग्रह करना शुरू करेंगे, कंदमूल को अपने इकट्ठा करना शुरू करेंगे। उसके बाद फिर अगला जो मानव का जो विकास हुआ वह था निएंडरथल। निएंडरथल के बारे में आपको 2 बातें याद रखना है कि सबों का सम्मान करते थे, सबों का सम्मान करने वाला जो प्रथम मानव था वो निएंडरथल था। और ये सबों को दफनाने के साथ साथ क्या दफना देते थे? आगे इतिहास के काल को 3 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। तीन कालखंडों में। और 3 कालखंड कौन कौन है? तो पहला जो कालखंड है उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद हम दूसरा बताते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो चरण आया उसको कहते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ठीक है। इसे हम कहते हैं प्री हिस्टोरिकल एज। इसे कहेंगे प्रोटो हिस्टोरिकल एज, और इसे कहते हैं हिस्टोरिकल एज। देखिए पूरे के पूरे जितना भी इतिहास है, किसी भी देश का इतिहास हो, भारत को या विश्व के इतिहास को कितने चरणों में बांटेंगे? 3 भागों में। एक चलो फिर से क्या है? तो इतिहास के काल खंड को कितने भागों में बांटेंगे? 3। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल तो किसको कहेंगे भाई? प्रागैतिहासिक काल उतना डिफिनेशन अब लिखने की जरूरत नहीं है, आपसे वो पूछेगा नहीं, परिभाषा नहीं पूछेगा, हमें जानना है कि था क्या। तो यहाँ लिपि का आविष्कार नहीं था, नहीं, लोग लिखना नहीं जानते थे। जब लिखना नहीं जानेंगे तो पढ़ना किसे जानेंगे, है ना। यहाँ लोग लिखना वगैरह ये सब नहीं जानते, यहाँ लिपि का विकास हुआ नहीं। यहाँ लोग पत्थरों का प्रयोग करते थे। आप पुरातत्व अवशेषों के आधार पर इस काल का फिर अध्ययन करेंगे। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें हम इतिहास के उस कालखंड को रखते हैं जहां पर लिपि का आविष्कार हुआ, लोगों ने लिखा, लेकिन हम लोग आज तक उसको पढ़ नहीं पाए। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम इसी आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। वैदिक काल के कुछ चरणों को भी हम इस आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। वहां पर हमें लिखा हुआ प्रमाण मिलता है, लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए वो लोग क्या लिखे, उसका क्या अर्थ है। बस उस काल में जो अवशेष प्राप्त हुए उसी अवशेष के आधार पर बताते हैं कि इस तरह की घटनाएं घटी हो, मानव समाज ऐसा रहा होगा, उसकी सभ्यता संस्कृति इस तरह का रहा होगा। नहीं, ऐतिहासिक अर्थ यहाँ पर भाषा का ज्ञान था, लिपि का आविष्कार हो चुका था, लोगों ने लिखा, हम लोगों ने भी उसको पढ़ा, उसे पढ़ा भी जा चुका। अब पढ़ कर अध्ययन कर हम उसको बताते हैं कि यहाँ क्या हो। तो 3 अवस्था समझ गए। यहाँ लिखा पढ़ा नहीं, कुछ नहीं,
यहाँ पर लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, यहाँ लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। ये 3 अवस्थाएं हैं। अभी हमें इन 3 अवस्थाओं को ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल, और इसी में हम देखेंगे पाषाण काल। इसी को हम पाषाण काल भी कहते हैं, स्टोन एज भी कह देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हेडिंग देंगे प्रागैतिहासिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग डैनियल विल्सन ने 1851 ईस्वी में किया था। इस काल में लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। इस काल का मानव पत्थर के औजारों या उपकरणों का प्रयोग करता था। अतः इस काल को पाषाण का या इसे हम कहेंगे स्टोन एज या स्टोन पीरियड भी कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताने का श्रेय डॉक्टर प्राइम रोज को दिया जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगुर नामक स्थान से काल के उपकरणों या औजारों
की खोज की। ये औजार पत्थर के बने छुरे एवं तीर के फलक थे। एक पॉइंट और लिखो। भारत में प्राग इतिहास का मुख्यालय नागपुर में है। देखिए, प्रागैतिहासिक का प्री हिस्टोरिकल एज, तो जानते हैं कि प्रागैतिहासिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे कौन? डैनियल विल्सन। इनका आपको नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक शब्द का पहली बार प्रयोग डैनियल विल्सन करेंगे कब? 1851 से। नाम याद रखिए, साल याद हो या ना हो। इस काल में लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। इस काल में लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, लोग अपना भाषा का प्रयोग नहीं करते थे। इस काल का मानव पत्थर के औजारों या उपकरणों का प्रयोग करता था। अतः इस काल को हम क्या कहेंगे? पाषाण काल या स्टोन एज के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसी को हम प्रागैतिहासिक काल को यहाँ स्टोन एज कहते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताने का श्रेय किसको दिया जाता है? डॉक्टर प्राइम रोज को। नहीं, या हम कह सकते हैं कि डॉक्टर प्राइम रोज को प्रागैतिहासिक काल का पिता भी कहा जाता है। इस श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। क्यों इनको श्रेय देंगे? इन्होंने सबसे पहले कहा, कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है लिंगसुगुर। इसी लिंगसुगुर नामक स्थान से प्रागैतिक काल के उपकरणों या औजारों का खोज किया गया। ये जो औजार थे पत्थर के बने हुए छुरे थे और तीर के फलक थे, तीर के समान दिखने वाले थे और उपकरण थे। एक बात ये और याद रखना है कि भारत में प्राग इतिहास का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर मिलेगा? नागपुर में मिलेगा। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। हमने एक बात यहाँ बताया कि डॉक्टर प्राइम रोज को हम क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल का पिता कहेंगे। एक प्रश्न आपसे और पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले पाषाणकालीन अनुसंधान करने का श्रेय किनको दिया जाता है? मतलब कौन था कि पाषाण काल पर रिसर्च करना शुरू किया? नहीं, तो प्राइम रोज नहीं, प्राइम रोज खोज करेंगे, रिसर्च जो करने का जो काम करेंगे, पहली बार अनुसंधान का करने का काम करेंगे। उनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट। अंदर हम इनके बारे में और डिटेल से जानेंगे। फिलहाल आप एक पंक्ति इनके बारे में लिख लीजिए, लिखे तो बोल रहे हैं। देखिए, भारत में सर्वप्रथम ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्ववेत्ता रॉबर्ट ब्रूस फुट को रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन अनुसंधान किया, मतलब रिसर्च करने का काम ये करेंगे।
अनुसंधान रिसर्च। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल। इसका तो समय अवधि रहा होगा कब से कब तक, नहीं 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी है जी। उसके बाद 3.5 अरब वर्ष पूर्व जीवों का उत्पत्ति हुआ। उसके बाद फिर मानव बना, मानवों का विभिन्न चरण को हमने देखा। तो प्रागैतिहासिक काल जहां से मानव ने पत्थर का प्रयोग करना शुरू किया, इसका एक समय अवधि रहा होगा। इसका समय अवधि बताया जाता है 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व। मतलब आज से 20 लाख साल पहले चले गए, फिर आप कहां तक आएंगे, 10,000 वर्ष पहले तक आएंगे। मतलब ये जो पीरियड था, ये जो काल था, समय था, यहाँ पर मनुष्य अपने उपकरणों के तौर पर किसका प्रयोग करेंगे, पत्थरों का प्रयोग करेंगे, पत्थरों का प्रयोग करेंगे। और तो इसीलिए इसको हम प्रागैतिहासिक काल या स्टोन एज नाम दे देंगे। नहीं, और देखिए कितना लंबा अवधि है। तो क्या हर अवधि में, हर समय में एक ही प्रकार के उपकरणों का प्रयोग होगा, और पत्थर का उपकरण का प्रयोग हम करेंगे तो क्या मतलब उसका स्वरूप एक ही जैसा होगा, स्वरूप में भिन्नता देखने को मिले। पहले आप देखे होंगे, पहले मतलब कि टेलीफोन आया था तार वाला, नहीं उसको नंबर हम ऐसे ग्रीन ग्रीन करके डायल किया जाता। एक समय बदला है ना, अब तारलेस दूरभाष आ गया, मोबाइल वो बटन वाला था, हमने उसको भी हटा दिया, क्या लिया गया, अब स्क्रीन टच लाया, स्मार्टफोन लाया, अब उसमें भी देखो और क्या आता है। तो उसी प्रकार से इन लोगों के पत्थर के बने जो उपकरण थे उसमें भिन्नता देखने को मिलेगा। तो भिन्नता के आधार पर हम प्रागैतिहासिक काल का विभाजन करेंगे। इसका विभाजन हम करेंगे 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में हम इसका विभाजन करेंगे। पहला जो भाग है उसे हम कहेंगे पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ये पहला विभाजन। दूसरा हम करेंगे मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, दूसरा विभाजन। और तीसरा हम विभाजन इसका करते हैं नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, तीसरा विभाजन करेंगे। इसका समय अवधि, पूरा पाषाण काल का समय अवधि बताया जाता है कि अब 20 लाख वर्ष पूर्व से यह प्रारंभ होगा, या उसके बाद मध्य पाषाण काल 12,000 वर्ष पूर्व, 12,000 वर्ष पूर्व यह प्रारंभ होगा, और नव पाषाण काल 10,000 पूर्व, 10,000 वर्ष पूर्व यह। अभी ये पूरा पाषाण, इसमें देखने में बहुत लंबा चौड़ा अवधि है, 20 लाख से काम 12,000 पर आएगा, नहीं तो ये पूरा पाषाण काल में भी के उपकरणों में भी काफी भिन्नता देखने को मिली। इसको भी हम 3 भागों में बांट देंगे। कितने भागों में, 3 भाग में बांट देंगे। पहला एक कहेंगे निम्न पूरा पाषाण काल, पाषाण काल। दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, पाषाण काल। और तीसरा हम चरण बनाएंगे उसे हम कहेंगे उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, पाषाण काल। इसके 3 चरण बनाएंगे। इसे बताया जाता है कि 20 लाख ईसा, 20 लाख वर्ष पूर्व से यह प्रारंभ होगा। ये अब 80,000 वर्ष पूर्व से यह प्रारंभ हो जाएगा, और यह 35,000 वर्ष। तो हम प्रागैतिहासिक काल का इस तरह से विभाजन करेंगे, और विभाजन करके हम सबको बारी बारी से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो अब आगे का क्लास हम कर लेंगे, और कल हम यहाँ शुरू करेंगे कहाँ से, निम्न पूरा पाषाण काल से। इसको देखेंगे इसमें किस प्रकार के पत्थर के औजार थे, उपकरण थे। ओके, चलो तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, बाकी कल।